अस्सलाम वालेकुम। लागेट जो कि 2024 में होगी, जो कि जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये लागेट मैं खुद भी दूंगा। मींस कि मैं कोई आपको प्रिपरेशन इस हवाले से टीच नहीं कर रहा, बल्कि मैं ग्रुप स्टडी के हवाले से ये वीडियोस है। मैं भी इसमें से ही लर्न करूंगा, आप भी लर्न करेंगे और इंशाल्लाह दोनों अच्छे मार्क्स लेंगे। चलते हैं आगे। ये देखें, ग्रुप प्रिपरेशन है और इसमें हम कोई भी एमसीक्यूज वगैरह से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बल्कि किससे प्रिपरेशन करेंगे? बेयर एक्ट से। हमेशा आप याद रखें, लॉ गेट या किसी भी एमसीक्यूज जो टेस्ट हो, उसके लिए एमसीक्यू से तैयारी ना किया करें, बल्कि एक्ट्स से तैयारी किया करें। सीआरपीसी के लिए एमसीक्यूज हैं तो सीआरपीसी से स्टडी करें, पीपीसी के लिए हैं तो पीपीसी से स्टडी करें, लेकिन एमसीक्यूज से स्टडी ना करें। एमसीक्यूज अगर थोड़ा भी मुख्तलिफ आ जाएगा, थोड़ी सी भी उसमें डिफरेंस होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास अब ऑर्डर 6 है। ऑर्डर 6 जो है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ऑर्डर 6 का रूल 1 है प्लीडिंग्स के नाम से। अब प्लीडिंग्स क्या है, ये भी हमारे लॉ गेट में आ सकता है कि प्लीडिंग शैल मीन डैश, डैश में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ये याद रखें, प्लीडिंग का मतलब कि प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट नहीं है। ये जो बीच में और दिया हुआ है, ये भी आपने याद रखना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर फॉर सपोज दोनों ऑप्शन हो, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट एंड प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, तो एंड वाला गलत हो जाएगा और वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली a statement in concise form of the material facts। ये एमसीक्यूज पिछले लॉ गेट में भी आया था, पास पेपर में देख रहा था तो उसमें भी मौजूद था। उसमें ये नहीं थे, मटेरियल फैक्ट्स गायब था, ये डैश था। ये लिखा हुआ था स्टेटमेंट इन द कंसाइज फॉर्म ऑफ डैश। तो यहाँ पे मटेरियल फैक्ट होगा और विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज फॉर हिज क्लेम और डिफेंस as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall when necessary be divided into paragraphs, numbers consecutively, dates, sums and numbers shall be expressed in figures। याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्लेटिंग्स जो होगी, प्लेटिंग क्या मतलब है? रिटन स्टेटमेंट या फिर प्लेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स होंगे। वहाँ पे अगर डिफेंस साइड है तो डिफेंस के मटेरियल फैक्ट्स होंगे जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है। अगर प्लेंटिफ है जो उसका क्लेम है जिसके लिए वो रिलाई कर रहा है, वो मटेरियल फैक्ट्स होंगे। वहाँ पे कोई एविडेंस वगैरह वो नहीं करेगा। ठीक है, और वो पैराग्राफ्स में होगा, नंबर्ड होगा। आपने देखी होगी प्लेन्स में नंबर 1 पैराग्राफ 2 वगैरह वगैरह। तो ये याद रखें, यहाँ पे जो शल वगैरह लिखा होता है, ये भी आपने याद रखना है कि शल है या मैं है, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, तो ये भी आपने याद रखना है। पूरे के पूरे सिलेबस को आपने रीड आउट करना है। जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको, जब एमसीक्यूज आपके सामने आएगा, आपको खुद ब खुद क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 है कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल एंड व्हेन वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल, फॉर्म्स ऑफ द लाइक कैरेक्टर एज डेली एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग्स। देखें, प्लीडिंग्स कैसे लिखी जाएगी? अपेंडिक्स ए में जो लिखा हुआ है, जो फॉर्म वहाँ पे दिया गया है उस मुताबिक। तो अपेंडिक्स ए आपने याद रखना है कि कौन से अपेंडिक्स में प्लीडिंग का फॉर्म दिया हुआ है, अपेंडिक्स ए में। अगर वो एप्लीकेबल ना हो तो इस अपेंडिक्स ए का जो फॉर्म है उस जैसा कोई फॉर्म हो, उसमें प्लीडिंग्स लिखी जाएंगी। ठीक है, अब रूल 4।
रूल 4 है इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with the dates and items if necessary shall be stated in the pleadings. For suppose pleadings में ये अलेज किया जा रहा है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुई है, तो जो प्लीडिंग्स है उसमें वो डेट्स वगैरह जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो डालनी ज़रूरी है, वो स्टेट की जाएगी, वो बयान की जाएंगी। आगे चलते हैं। अब ये जो आपने देखने हैं कि जो भी मैंने ग्रीन किए हैं ये मीन्स के ब्लैंक हो सकते हैं। फॉर सपोज जो मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया है द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए को मैंने ग्रीन किया है, तो ये यहाँ पे डैश हो सकता है, फिर हमारे पास ऑप्शन हो सकती है अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, अपेंडिक्स ए। तो ग्रीन इसलिए मैंने किया है, तो मैंने समझा कि ये ज़रूरी है। बाकी आपने पूरे पे ध्यान देना है क्योंकि कहीं से भी ब्लैंक वो कर सकते हैं, कहीं से भी वो एमसीक्यूज बना सकते हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5, अ फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ नेचर ऑफ क्लेम और डिफेंस और फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन एनी प्लीडिंग्स में इन ऑल केसेस बी ऑर्डर्ड अपॉन सच टर्म्स एज कॉस्ट एज अदरवाइज एज मे बी जस्ट। फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ क्लेम, यहाँ पे ब्लैंक आ सकता है। फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट में फर्दर एंड डेश स्टेटमेंट तो हम बेटर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। यहाँ पे है एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और अक्रंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शल बी। अब यहाँ पे डेश आ सकता है कि मे बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज प्लीडिंग्स बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो यहाँ पे है शल बी एज द केस मे बी and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all the condition precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading। कह रहा है कि कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट है तो वो स्पेसिफिकली बयान की जाए प्लीडिंग्स में, ठीक है। एज द केस में भी मीन्स के प्लेंटिफ की साइड से या डिफेंडेंट की साइड से जो भी हो, एंड सब्जेक्ट देयरटू एन अवेयरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस और अक्रंस ऑफ ऑल द कंडीशन प्रेसिडेंट नेसेसरी फॉर द केस ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल बी इम्प्लाइड इन हिज प्लीडिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। नो प्लीडिंग शल, तो यहाँ पे भी डेश आ सकता है कि नो प्लीडिंग मे एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, तो यहाँ पे क्या है शल है। No pleading shall, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of any party pleading the same। कह रहा है कि अगर किसी ने सपोज मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने प्लीडिंग दे दी है, प्लेंट अपनी दे दी है, तो अब जो भी मैंने क्लेम्स वहाँ पे उठाए हैं उसके अलावा कोई ग्राउंड कोई क्लेम नहीं उठा सकता एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है जी। तो ये आपने वर्डिंग याद रखनी है। वर्डिंग ये नहीं कि रट्टा लगा ले, लेकिन अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, ठीक है जी। नो प्लीडिंग शल को आपने याद रखना है। शल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same है। where a conduct is alleged in any pleading a bare denial of the same by the opposite party shall be, अब ये shall be आपने याद रखना है कि shall be construed as a denial in fact of express contract alleged or of the matter of fact from which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency in the law of such contract। आगे चलते हैं सेक्शन रूल 9 की तरफ। ऑर्डर 6 हमारे पास चल रहा है। वेयर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटेरियल इट शैल बी
it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material. जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट अलेज करना है कि या कोई डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स मटेरियल हैं, मीन्स के इम्पोर्टेंट हैं इस हवाले से, इसमें जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हवाले से, तो फिर ये सफिशेंट है कि सिर्फ और सिर्फ उसका इफ़ेक्ट बताया जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली, ना कि वो डॉक्यूमेंट रिप्रोड्यूस कर दिया जाए, unless the precise words of the document or any part thereof are material. Okay, आगे चलते हैं. Whenever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. तो ये आपने याद रखना है. यहाँ पे क्या है कि इट शल बी सफिशेंट, तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि क्या क्या इसमें है. मलाइस है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, नॉलेज है और अदर कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ एनी पर्सन. यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वो दे सकते हैं और कोई भी चीज़ को हटा के ऑप्शन दे सकते हैं. ठीक है जी, आगे चलते हैं. रूल 11 है, whenever it is material to allege notice to any person of the fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form of or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material. तो यहाँ पे भी shall be जो है ये आपने याद रखना है. shall be वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और बाकी भी आते हैं. मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि पूरा का पूरा आपने एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको एक जहन में क्लिक हो जाए उस पेपर के दिन. ठीक है, तो यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर आपने नोटिस अलेज करना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ नोटिस का बयान करना काफ़ी है, ना कि पूरा का पूरा आप नोटिस रिप्रोड्यूस कर दें. ठीक है, आगे चलते हैं. whenever any contract or any relation between any party, any person is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient. यहाँ पे भी shall be है. it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and to refer generally to such letter conversations or circumstances without setting them out in detail. And if in such a case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relation than one as to be implied from such circumstance, he may state the same in the alternative. ठीक है जी, यहाँ पे भी मैंने जो उसे इम्पोर्टेंट समझा उसको ग्रीन कर दिया है, लेकिन आपने फिर भी पूरा का पूरा रीड करना है. मैं जो भी रीड करता जा रहा हूँ पूरा का पूरा इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको भी एक बार सुना होगा आपने पूरा का पूरा, तो आपके जहन में बैठ जाएगा. आगे चलते हैं. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor, or as to which the burden of proof lies upon the other side, unless the same has first been specifically denied consideration for the bill of exchange. ये example है, where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. तो यहाँ पे भी कह रहा है कि जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी साइड पे है तो फिर आपने ज़रूरी नहीं है, तो आप neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in favor or as to which the burden of proof lies upon the other side. ठीक है जी, unless the same has been specifically denied. आगे चलते हैं जी. Every pleading shall be signed by the party and his pleader. ये भी याद रखना है. प्लीडिंग किसने साइन करनी है? पार्टी एंड द प्लीडर, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजंस ऑफ एब्सेंस और फॉर अदर गुड कॉज. ये आपने वर्डिंग याद रखने हैं.
क्या कि by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. आगे चलते हैं 15 की तरफ कि same as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified. What? Every pleading shall be verified on oath or solemn affirmation at the foot by the party or by the one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of court to be acquainted with the facts of the case. Sub rule 2, the person verifying shall specifically by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information. ये भी आपने उसने बताना है, ठीक है. The verification shall be signed by the person making it. The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. आगे चलते हैं. ऑर्डर 6 रूल 16 है हमारे पास. द कोर्ट मे, यहाँ पे मे है, यहाँ पे शल नहीं है. तो ये क्या हुआ? डायरेक्टरी सेंस हुआ, मैंडेटरी सेंस नहीं हुआ. लेकिन हमने इंटरप्रिटेशन में बाज़ दफ़ा ये भी पढ़ा है कि कहीं कहीं पे मे होता है बल्कि वो उसको मैंडेटरी समझा जाता है. बहरहाल तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं बैठे हुए, लागेट के लिए बैठे हुए हैं. तो यहाँ पे जो वर्डिंग है वो आपने याद रखनी है. द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन प्लीडिंग्स व्हिच मे बी अननेसेसरी और स्कैंडलस और which may tend to prejudice, embrace or delay the fair trial of the suit. ये पूरा का पूरा आपने याद रखना है. क्या याद रखना है कि अननेसेसरी और स्कैंडलस और which may tend to prejudice, embrace or delay the fair trial of the suit. यहाँ पे केस भी, क्रिमिनल केस भी आ सकता है. डैश लिख के क्रिमिनल केस का ऑप्शन दे तो वो नहीं होगा, फेयर ट्रायल ऑफ द सूट. ठीक है जी, आगे चलते हैं. 17 द कोर्ट पे, यहाँ पे भी शल नहीं है, मे है, तो डायरेक्टरी सेंस है. द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलो आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लेडिंग्स इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज बी जस्ट, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions and controversy between the parties. For the purpose of determining the real questions and controversy between the parties. आगे चलते हैं. If a party who has obtained an order for leave to amend doesn't amend accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited then within 14 days from the date of order. यहाँ पे आपको ये 14 डे को हटा के यहाँ पे कुछ जो है दे सकते हैं कि 13 डेज, 8 डे, 7 डेज, 15 डेज, तो ये ऑप्शंस वो दे सकते हैं. आगे चलते हैं. He shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court. तो ये था हमारा आज जो कि हमने आज का वीडियो, जो कि जिसमें हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर 6 को हमने पढ़ा है, जिसमें 18 रूल्स हमने देखे हैं. देखें, ये जो भी मैंने 18 अमेंडमेंट्स पढ़े हैं पूरे के पूरे बेयर एक्ट में से पढ़े हैं. ये बेयर एक्ट में से पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे भी ये जहन नशीन हो जाए और आपको भी जहन नशीन हो जाए. आप एक तो खुद पढ़ेंगे, ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको जो मैंने बताया है वो सुन के आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से वर्डिंग थी. शल था या मे था, 14 डेज थे, 16 डेज थे, क्या थे, मेलाइज था, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, फ्रॉडुलेंट नॉलेज था, क्या था.
तो ये आपको याद हो जाएंगे। और इसमें इंशाल्लाह आपको ये जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, इसमें इंशाल्लाह वो फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।